हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल करता हूं मैं आप सभी का। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, रीट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है उसको हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको करवा रहे हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इससे पहले उर्दू लैंग्वेज को लेकर जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं आप उनको ज़रूर देखें। और एक और गुजारिश आपसे करना चाहूँगा, आप रजिस्टर और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो भी विषय वस्तु मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि इससे आपके दो फ़ायदे हों। एक तो आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने होंगे और दूसरा आपको याद भी जल्दी हो जाएगा लिखने से। तो साथियों, उर्दू ग्रामर को या उर्दू कवायद को लेकर हमारी क्लासेस चल रही थी। इससे पहले आज हमारी जो क्लासेस हुई थी वो अल्फाज और अल्फाज की किस्में हुई थी, उसके बाद में साबिका और लाहिका की किस्में हुई थी। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आपकी सिलेबस में और उसका नाम है वाहिद और जमा। तो अब बिना देर किए हम इस क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाहिद और जमा, यानी कि इसमें जमा क्या है इसको देखें। कुछ इसम ऐसे होते हैं जो वाहिद होते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों में तादाद या कोई गिरोह भी शामिल होता है। कहने का मतलब, सबसे पहले साथियों हमने इसम की किस्में पढ़ी थी ना, इसमें मारफा, इसमें नकरा। उसी में हमने इसमें नकरा की एक किस्म पढ़ी थी, इसमें जमा, जिसके अंदर मतलब बहुत सी शख्स, बहुत से अशख़ास या बहुत सी जगहों के मजमूए को हम इसमें जमा कहते हैं। और इसमें जमा का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे इसमें जमा में भी कुछ ऐसे इसम होते हैं जो वाहिद होते हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों में तादाद या कोई गिरोह भी शामिल होता है। यानी वो दिखने में तो वाहिद लगते हैं लेकिन अपने आप को वो जमा के रूप में दर्शाते हैं। जैसे मिसाल देखें, जमाअत दिखने में तो वाहिद लग रहा है, लेकिन जमाअत किसी एक कैंडिडेट से जमाअत नहीं बनती है। इसी तरीके से फ़ौज, किसी एक व्यक्ति से फ़ौज नहीं बनती है। फ़ौज का मतलब उसमें हज़ारों लाखों सैनिक हो सकते हैं। कौम से किसी एक व्यक्ति का मतलब नहीं लिया जा सकता, जितने भी उस कौम के कैंडिडेट हैं वो सब उस कौम में गिने जाएंगे। भीड़ किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, लेकिन ये दिखने में तो वाहिद है, लेकिन इसका असली माना वो जमा के रूप में आएगा। जैसे मजमुआ, ये वाहिद है दिखने में। यानी कि साथियों, जहाँ कहीं पे भी इस तरीके से कोई इसम आए जमा के रूप में, तो वहाँ पर अलामत जो है वो वाहिद की लगेगी, यानी कि सिंगुलर, एक वचन की लगेगी। इन अल्फाज में जमाअत जो बाज़ाहिर वाहिद है, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर तो वाहिद है, लेकिन इसमें कई लोगों के मिलने से वो जमाअत हुई है। इसी तरह कौम में भी एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं, इसलिए ऐसे अल्फाज इसमें जमा होते हैं। समझ में आ गया साथियों? इसमें जमा का वाहिद नहीं होता, इसमें जमा का वाहिद नहीं होता। यानी कि एक मिसाल देखें, मजमुआ छट गया, ये जुमला वाहिद ही कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो मजमुआ है वो तो जमा के रूप में है, और यहाँ पर आप छट गया की जगह आप वहाँ पर उत्तर में दे आओगे छट गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अभी इसमें हमने पढ़ा था कि भाई इसमें जमा का वाहिद नहीं होता। जो इस तरह के किसी तरह के आप लफ्ज़ अल्फाज देखते हो, जैसे फ़ौज, कौम, भीड़, मजमा, जो दिखने में तो अपने आप में वाहिद हैं, लेकिन जो जमा का माना रखता हो तो उसके अंदर जो अलामत आएगी वो वाहिद की अलामत ही आएगी। तो इसके अंदर मजमुआ छट गया, ये वाहिद या सिंगुलर के रूप में आप इसको देखोगे। अब वाहिद से जमा बनाने के उसूल क्या क्या हैं, हम इसको बहुत ध्यान से समझना है साथियों, और साथ ही साथ आपको याद भी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आपकी क्लासेस के लिए, आपके सिलेबस के लिए। तो वाहिद से जमा बनाने का उसूल, जैसे हम पहले कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे बिल्ला वाहिद है और इसकी जमा क्या बनाई हमने, बिल्ले। गधा वाहिद है, इसकी जमा है गधे। बेटा वाहिद है, इसमें जमा क्या है, बेटे। बच्चा वाहिद है और इसकी जमा क्या बनेगी, बच्चे। इस मिसाल में हमें याद क्या रखना है, देखो सबसे पहले अभी आगे नियम पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे बिल्ला, इसके आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है। गधा आखिर में क्या आ रहा है के बाद में अलिफ आ रहा है। बेटा आखिर में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है। बच्चा आखिर में क्या आ रहा है।
यानी कि पहला नियम जो बनेगा वो अलिफ और हे को लेकर बनेगा। अब क्या नियम बनता है हम इसको आगे देखते हैं। अब जैसे जो मिसाल देखी थी ना हमने, बिल्ला, गधा, बेटा, बच्चा, इन मिसालों में वाहिद लफ्ज़ों के आखिर में एक तो अलिफ या हे, यानी कि एक तो अलिफ था और एक हे था, हे का इस्तेमाल हुआ है। जमा बनाते वक्त अलिफ या हे को ये, यानी कि जो ए की मात्रा आती है ना हिंदी के अंदर ए, ये में बदला गया है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, बिल्ला, तो बिल्ले, ए की मात्रा आ रही है, हिंदी की मात्रा बिल्ले, गधा, गधे, बेटा, बेटे और बच्चा, बच्चे। तो कहने का मतलब पहला नियम क्या है, अलिफ और हे की जब इनको हटाकर हम जमा बनाते हैं तो उसकी जगह ये लगा देते हैं, ये में बदल गया है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में अलिफ होते हुए भी उन्हें ये में भी बदला जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ साथियों, जैसे यहाँ पर हमने पीछे वाली मिसाल के अंदर देखा था ना बिल्ला, तो बिल्ला लफ्ज़ में अलिफ है, अब हमने इसकी जमा बनाते वक्त इसको ये की मात्रा में बदल दिया, यानी कि ए की मात्रा में, तो ये लफ्ज़ क्या हो गया, बिल्ले। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिसके आखिर में अलिफ है और उसको अलिफ के साथ, अलिफ वहाँ पहले वाली मिसाल में तो अलिफ हटा दिया था हमने, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें ये अलिफ भी होगा और ये की मात्रा होगी। जैसे मामा, दरिया, चाचा, ऐसे लफ्ज़ में जिनकी जमा ये लगाकर नहीं बना सकते। जैसे मामा, अब इसकी जमा क्या बनाएंगे हम, मामा, इस तरीके से मामे थोड़ी बनाएंगे। या जैसे चाचा, चाचे, चाचे लगाकर आप जमा थोड़ी बना सकते हो। तो इसका कहने का मतलब ये है, मामा, दरिया, चाचा ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी जमा में ये लगाकर नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये अपवाद है। ये जो लफ्ज़ है ना, मामा, दरिया, चाचा, ये लफ्ज़ अल्फाज, ये जितने भी लफ्ज़ आए हैं ये अपवाद के तौर पर हैं। बाकी इनके अलावा जो भी लफ्ज़ आएंगे उसमें अगर आप अलिफ और हे देखते हो तो वहाँ पर अलिफ और हे की जगह आप ये की मात्रा लगा देना, हिंदी के अंदर ए की मात्रा लगा देना। समझ में आ गया साथियों? आगे देखते हैं। वाहिद है जैसे बकरी, और बकरी की जमा क्या हो जाएगी, बकरियाँ। और इसी तरीके से खुशबू, खुशबुएँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, चादर, चादरें। इसका क्या नियम है साथियों, ध्यान से समझना। मंदरजा बाला टेबल में ये को या अलिफ नून गुना से बदलकर मुज़क्कर बनाया गया है, या के आगे, या के आगे नून गुना लगाया गया है और बॉएं लिखकर जमा बनाया गया है। इसी तरह आखिर में हर्फ रे में ये और नून गुना मिलाकर जमा बनाया जाता है। जैसे मिसाल देखें हम, इसके अंदर देखो बकरी ये है और ये को हमने किस रूप में बदल दिया, ये अलिफ नून गुना, बकरियाँ। ठीक है, इसी तरीके से या, चिड़िया है ना, चिड़िया, या और अलिफ इसको भी हमने नून गुना के ये के साथ बदल दिया है, चिड़ियाँ। और खुशबू, वाव और बे और वाव को हमने किस में बदल दिया, ये, हमज़ा ये और नून गुना, ये और नून गुना। समझ में आ गया? और चादर, ये और नून गुना, चादरें। जब भी आपको इस तरह की कोई भी मिसाल देखने को मिले तो उसमें ये ध्यान रखना कि अगर ये आ रहा है या वाव आ रहा है अंत में, या अलिफ पहले वाली जो आपके नियम था वो अलग है साथियों, और अलिफ और है ये पहला नियम अलग है। इसके अंदर ये आएगा कि जब अलिफ और ये और अलिफ आए तो उसका नून गुना लगाकर जमा बनाया जाता है। इसी तरीके से अगला नियम देखो, इसी तरह आखिरी हर्फ में रे आ जाए, रे, तो रे के अंदर आप क्या लगाओगे, ये और नून लगाकर जमा बना सकते हैं हम। जैसे मिसाल देखें, हाजिर, हाजिरीन, मुअल्लिम, मुअल्लिमीन। ये देखो ये और नून लग गया ना साथियों। मुदर्रिस, मुदर्रिसीन, आलिम, उलमा। इन अल्फाज में ये और नून और अलिफ लगाकर जमा बनाई गई है। आलिम की आलिमीन, और आलिमीन की जगह हम क्या लिख देंगे, उलमा। आलिम की जमा क्या आएगी, उलमा। ठीक है साथियों? अब देखो यहाँ पर ये भी नियम बहुत आपको इंटेलिजेंट नियम है, बहुत ही बढ़िया नियम है। इसके अंदर देखो आप,
जानदार अल्फाज की जमा बनाने का तरीका। देखो साथियों, एक होता है जानदार जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर सजीव, और एक होता है निर्जीव। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। इसी तरीके से उर्दू के अंदर इसको सजीव को बोलते हैं जानदार और निर्जीव को बोलते हैं बेजान। तो इन दोनों के लिए क्या नियम है हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानदार अल्फाज यानी कि सजीव जो लफ्ज़ होते हैं, जो जानदार लफ्ज़ होते हैं, उस यानी कि जानदार इस्म के आखिर में अलिफ और नून लगाकर जमा बना लेते हैं। जो जानदार होगा, जैसे मर्द, मर्द के अंदर जान होती है, तो इसके अंदर देखो मर्दां, अलिफ और नून गुना लग गया ना, मर्दां। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो जानदार, जो सजीव चीज़ें होंगी, जो जानदार अल्फाज होंगे, जो इस्म होंगे, उनके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना, अलिफ और नून गुन्ना या नून, अगर क्योंकि नून जब भी आखिर में आता है तो नून गुन्ना का साउंड या आवाज़ देता है। दूसरा क्या था, निर्जीव यानी कि बेजान इस्म के लिए अगर इस्म बेजान है तो हा हल्का, हा जो है वो लगाकर जमा बना लेते हैं। हा की आवाज़ आएगी, जैसे गुल, गुल हा, स्वद, स्वद हा। समझ में आ गया साथियों? यानी कि जो यहाँ पर आप इतना ध्यान रखो, जो सजीव जिसमें जान हो, और एक होता है निर्जीव जो बेजान हो। अगर सजीव आ रहा है तो वहाँ पर आपको अलिफ और नून गुन्ना लगाना है अंत में जमा बनाने के लिए। और अगर निर्जीव कोई चीज़ का नाम आ रहा है, किसी इस्म का नाम आ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, हा, यानी कि है और अलिफ हा, जिससे मिसाल हमने बताई थी, गुल, गुलहा, सद, सदहा। अब देखो साथियों, एक और यहाँ पर आपके एक जो कई बार और सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने वाली जो चीज़ें हैं, जिससे सवाल अक्सर पुटअप होते हैं, तो वो क्या होता है साथियों, जमा अल जमा। ये क्या है? देखो साथियों, फ़ारसी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जमा है, इनकी भी जमा होती है, यानी इन्हें जमा अल जमा कहते हैं। चंद अल्फाज मंदरजा झेल है, यानी कि कहने का मतलब फ़ारसी के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पहले से ही जमा हैं, यानी कि पहले से ही तो जमा है, बहुवचन है, लेकिन इसके बावजूद भी इन जमा की भी और जमा होती है, जिसे जमा अल जमा कहते हैं। यानी जमा लफ्ज़ की, यानी कि बहुवचन की भी बहुवचन बनती है, तो इस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे हम, जमा अल जमा। अब कौन कौन सी होती हैं हम वो देखते हैं। जैसे रक़्म, रक़्म क्या है साथियों, रक़्म है वाहिद, इसकी जमा क्या है, रुकूम, और जमा अल जमा क्या है, रुकूमात। समझ में आ गया साथियों? ख़बर एक वाहिद है, अखबार इसकी जमा है, और अखबारात जमा अल जमा है, यानी जमा की जमा है। जौहर, जवाहर, जवाहरात। रुकन, अरकान, अराकीन। फ़तह, फुतुह, फुतुहात। दवा, दवा का जमा क्या है, दवा का अदविया। ये ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि हम दवा का दवाएं कर देते हैं सीधा ही, ठीक है ना। तो दवा की जमा क्या है, अदविया, और जमा अल जमा क्या है, अदवियात। ठीक है साथियों? अब जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाहिद जमा है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आपको इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है, और वैसे इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आफत, आफात। असर, आसार। अव्वल, अवाइल। अदब, आदाब। अल्म, आलाम। उस्ताज, असातिज़ा। अदीब, अदबा। बाब, अबवाब। और देखते हैं साथियों, बरकत, बरक़ात। बाग, बागात। ताजिर, तुज्जार। ये याद रखना साथियों, ताजिर का तज्जार। जुज़्व, अज्ज़ा। जिस्म, अजसाम। हबीब, अहबाब। हकीम, हुक्काम। हाल, अहवाल। हुर्फ, हुरूफ। हुक्म, अहकाम। ख़याल, ख़यालात। ख़बर, अखबार। और देखो ये ख़बर अखबार आपका भी मेरे यहाँ पे आया था ना, ख़बर अखबार, लेकिन अखबार का जमा अल जमा पूछ ले तो आपको अखबारात करना है। ठीक है साथियों? इसी तरीके से हम बढ़ते हैं। खादिम, खुद्दाम। खिदमत, खिदमात। दौर, अदवार। दफ्तर, दफातिर। और ज़िक्र, अज़कार। ज़र्रा, ज़र्रात। रस्म, रुसूम, रुसूम। और रुकन, अरकान। सुल्तान, सलातीन। सजदा, सुजूद। शायर, शुअरा। शज्र, अशजार। शरीफ, शरफा। साहिब, साहिबान। और सिफ्त, सिफ़ात। तुफ़्ल, अतफ़ाल।
तर्फ, अतराफ़, अक़ीदा, अक़ाइद, इल्म, उलूम, गैर, अग़यार, फ़इल, अफ़आल, फ़ायदा, फ़वाइद, क़ैद, क़ुयूद, ये याद रखना साथियों, क़ैद, क़ुयूद, क़सीदा, क़साइद। इसी तरीके से क़िला, किले, मरसिया, मरासी, मुल्क, ममालिक, मशगला, मशागिल, मशहूर, मशाहिर, मसअला, मसाइल और मस्जिद, मसाजिद, मौत, अमवात। तो साथियों इस तरीके से आपके जो वाहिद और जमा का जो चैप्टर है वो अब ख़त्म होता है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो देखो साथियों कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा जो 8वीं तक का स्टैंडर्ड है, जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी सेक्शन, जो रीट या सीटेट के लेवल के तक, तो ये काफ़ी है आपके लिए। आप इनको अच्छे से याद रख लेना। बस 2-3 नियम हैं, जैसे एक तो सजीव निर्जीव वाला, यानी कि जान और बेजान वाला नियम याद रख लेना, और एक जैसे अलिफ और है वाला, पहले वाला नियम अलिफ और है वाला, और उसके कुछ अपवाद भी याद करना, और एक जो लास्ट में आया था ना सजीव और निर्जीव वाला, ये भी याद करना है आपको। और इस तरीके से आज हमने वाहिद और जमा को लेकर, यानी कि एक वचन और बहुवचन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं, इसको लेकर आज की हमारा चैप्टर था वाहिद और जमा को लेकर, इसको पूरा किया हमने। और मुझे उम्मीद है पूरी कि इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं इंशाल्लाह उसमें पूरी सुधार करने की कोशिश करूँगा। और बराए मेहरबानी आपसे यही गुजारिश है कि ये उन लोगों तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों तक भी, अपने बहन भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो पहली बार बेचारे सीटेट और रीट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ताकि उनको घर बैठे हम ऐसी मदद मिल सकें। क्योंकि उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम सही गाइडलाइन उन बच्चों के पास में नहीं होती है, और उर्दू लैंग्वेज उनको अपने रीट या सीटेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम में प्लस मार्किंग करने का बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। तो आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले वो बेचारे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।